11 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार की सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे एक व्यक्ति खड़ा होता है और जैसे ही वंदे भारत ट्रेन उसके सामने से गुजरती है वो उसके नीचे छलांग लगाने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो बच जाता है। और वहां पर जो जीआरपी पुलिस होती है वो यह सब नजारा देख रही होती है और वह तुरंत उस व्यक्ति के पास में पहुंचती है और उसको पकड़ करके लाती है, उसको गिरफ्तार करती है और उसको गिरफ्तार करने के बाद में उससे अब यह जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार यह व्यक्ति है कौन और कहां का रहने वाला है और ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से यह अपनी जान देना चाहता है। और जब पुलिस उससे इस बारे में पूछती है तो वो जो पुलिस को बताता है यह सुन करके वो पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। पहले तो उसको उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर जब वो उस व्यक्ति को वहां पर लेकर के जाते हैं और जाने के बाद में वहां का जो नजारा देखते हैं वो नजारा देख करके वो भी परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के इटावा शहर की है। इटावा शहर में एक मोहल्ला पार करता है लालपुरा, और लालपुरा मोहल्ला में एक ज्वेलरी व्यापारी मुकेश वर्मा रहा करते हैं। मुकेश वर्मा की पहले शादी होती है, जिसकी वजह से जो उनकी पहली पत्नी होती है उसको कैंसर की बीमारी होती है और जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर दोबारा मुकेश वर्मा की शादी रेखा नाम की एक लड़की से होती है। रेखा की उम्र लगभग इस समय 40 वर्ष होती है और उनको 2 बेटियां होती हैं तथा एक बेटा होता है। बेटी नाव्या होती है जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष होती है। उससे छोटी फिर एक बेटी होती है जिसका नाम काव्या होता है, उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष होती है। और उनका जो सबसे छोटा होता है वो बेटा होता है और जिसका नाम अभीष्ट होता है, और अभीष्ट की उम्र लगभग 12 वर्ष होती है। मुकेश वर्मा जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण एक ज्वेलरी की दुकान का काम करते हैं। उनकी एक ज्वेलरी की दुकान होती है और उसी दुकान से वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। एक दिन अचानक वो रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े होते हैं और जैसे ही उनके सामने से एक ट्रेन गुजर रही होती है उस ट्रेन के सामने छलांग लगा देते हैं। पर उनका नसीब अच्छा होता है, भगवान की दुआ होती है, ट्रेन के 7 डिब्बे करीब उनके ऊपर से गुजर जाते हैं पर उनकी मृत्यु नहीं होती। और जैसे ही ट्रेन गुजरती है वहां पर जो जीआरपी पुलिस होती है वो जीआरपी पुलिस पहुंच जाती है और जीआरपी पुलिस पहुंचने के बाद में वो मुकेश वर्मा को अपनी कस्टडी में ले लेती है। और अपनी कस्टडी में लेने के बाद में मुकेश वर्मा से आखिरकार अब वो जानने की कोशिश करने लगती है कि आखिरकार आप क्यों अपनी आत्महत्या करना चाहते हैं और आप कहां के रहने वाले हैं। मुकेश वर्मा पुलिस को बताते हैं कि वो इटावा के ही लालपुरा मोहल्ला के रहने वाले हैं। उनके घर में उनकी पत्नी, उनकी बेटियां एवं उनकी बेटा की मौत हो गई है और वो खुद अब अपनी आत्महत्या करना चाहते हैं, अपनी जान देना चाहते हैं। पुलिस उनको उनके घर पर मौके पर ले जाती है और जब पुलिस वहां का नजारा देखती है तो नजारा देख करके हैरान रह जाती है, परेशान रह जाती है और तुरंत उस मोहल्ले के, उस इलाके की पुलिस को सूचना दी जाती है और उस इलाके की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। फॉरेंसिक टीमें बुलाई जाती हैं। फॉरेंसिक टीम बुलाने के बाद में पुलिस उन लाशों को अपनी कस्टडी में लेकर के उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उन चारों लोगों की हत्या रस्सी से गला घोंट करके की गई थी। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी को सुन करके आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल एक पिता अपने परिवार की आर्थिक तंगी और अपने परिवार के चलते अपने परिवार के सारे सदस्यों की हत्या करके खुद अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। पुलिस जिस समय उन शवों के ऊपर से पड़े पर्दों को हटाती है, कम्बल को हटाती है, तो जो वहां का नजारा होता है, जो वहां की स्थिति होती है, उस स्थिति को देख करके पुलिस वालों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी रोने लगते हैं। एक जो 12 साल का बच्चा होता है जिसने अभी ठीक से मां का हाथ छोड़ करके चलना भी नहीं सीखा था, वो बच्चा अपनी मां की लाश के साथ में
ऐसे लिपटा होता है जिसे देख करके पुलिस वाले भी रोने लगते हैं। वहां पर खड़ा हर एक शख्स जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और सबके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा होता है कि कितना हंसता खेलता परिवार था, एक ही पल में सब कुछ बदल गया। दोस्तों, जब पुलिस मुकेश वर्मा से इसके बारे में पूछताछ करती है कि आखिरकार आपने अपने परिवार को क्यों मारा और कैसे मारा, तो मुकेश वर्मा जो बात बताते हैं उनकी बात को सुन करके भी लोगों को रोना आ जाता है। मुकेश वर्मा पुलिस को बताते हैं कि काफी दिनों से उनके ऊपर कर्ज का दबाव था, वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इसके अलावा जो उनके परिवार के कुछ लोग होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, वो उन पर ताने मारते थे और उन तानों से ऊब करके एक दिन मुकेश वर्मा अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब हम मरना चाहते हैं। उनकी जो पत्नी रेखा देवी होती हैं, वो मुकेश वर्मा से कहती हैं कि अगर आप मर जाएंगे तो फिर हमारा और बच्चों का क्या होगा। इसके लिए अगर आप मरना तो मैं आपसे विनती करती हूं कि अपने साथ हमको भी ले चलना। इसलिए पहले हम लोग मरने का ये प्लान करवा चौथ के दिन बनाते हैं और करवा चौथ के दिन जब मैं अपनी पत्नी से बोलता हूं कि आज हम लोगों को मरना है, तो वो कहती है कि आज करवा चौथ का दिन है, आज का दिन छोड़ दीजिए, मरने का प्लान फिर किसी दिन बनाएंगे। और यह बात जब पत्नी बोल देती है तो उस दिन जो मुकेश वर्मा का मरने का प्लान होता है, अपने परिवार को मारने का प्लान होता है, वो कैंसिल हो जाता है। वो अपनी पत्नी की बात को मान जाते हैं और फिर आगे इसकी तैयारी करने में लग जाते हैं। मुकेश वर्मा कहते हैं कि उनकी जो पत्नी रेखा देवी थी, उन्होंने केवल इतना कहा था कि हम आपके साथ मरने के लिए तैयार हैं, बस एक कृपा करना हमारे ऊपर कि पहले कुछ ऐसा खिला देना जिससे मरने में तकलीफ ना हो। इसके लिए मुकेश वर्मा नींद की गोलियां लाते हैं और नींद की गोलियां लाने के बाद में अपने परिवार को नींद की गोलियां खिला देते हैं और जैसे ही उनका परिवार नींद की गहरी नींद में होता है, उसी समय वो अपने परिवार की हत्या करने का काम शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को मारा और इसके लिए वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि अब हम लोगों का मरने का समय हो गया है, अब हम लोगों को मरना है। तब जो उनकी पत्नी रेखा देवी होती हैं, वो उठती हैं और सबसे पहले फंदा लगाने की कोशिश करती हैं, पर नींद के ओवरडोज की वजह से उनका शरीर सध नहीं होता और उसके बाद में वो लेट जाती हैं और अपने पति से कहती हैं कि हमें आराम से लेट जाने दीजिए और हमारे लेट जाने के बाद में जिस तरीके से हमको मारना चाहा उस तरीके से मारना। मुकेश वर्मा अपनी पत्नी का रस्सी से गला दबाता है और गला दबाने के बाद में उनकी हत्या कर देता है। फिर वो बताता है कि जब वो अपनी बड़ी बेटी के पास में जाता है और अपनी बड़ी बेटी की गर्दन को दबाने की कोशिश करता है, उसी समय उनकी जो बड़ी बेटी होती है उसकी भी आंखें खुल जाती हैं, पर वो भी नींद में होती है और वो पूछती है कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा हम आपको छोड़ नहीं सकते, हम आपके बगैर रह नहीं सकते, इसलिए हम आपको अपने साथ ले चल रहे हैं। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसी प्रकार फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास में आते हैं और जब अपनी दूसरी बेटी की गर्दन दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय उस बेटी की भी आंखें खुल जाती हैं और उसको मारने के बाद में वो फिर जाते हैं अपने पुत्र के पास में और वो अपने सीने से जिगर से प्यारे अभीष्ट को मौत के घाट उतार देते हैं। जिस समय पुलिस वहां पर पहुंचती है और उनकी पत्नी और बेटे के ऊपर एक कंबल पड़ा होता है, उस कंबल को जैसे ही एक लेडीज पुलिस हटाती है, उस नजारे को देख करके
उसके आंखों छलक आते हैं और वो वहीं पर रोने लगती है। दरअसल दोस्तों, वो जो 12 साल का अभीष्ट होता है वो मां की हाथों को इस तरीके से पकड़ा था जैसे कभी छोड़ना ही ना चाहता हो। वहां पर खड़े जो भी परिवार के लोग होते हैं, जो भी वहां पर खड़े सदस्य होते हैं, वो एक ही बात बताते हैं कि अभीष्ट अभी ऐसा ही था। जब भी मुकेश वर्मा और उनकी पत्नी रेखा देवी कहीं घूमने के लिए जाते थे, कहीं घर से बाहर जाते थे, तो जो उनकी दोनों बच्चियां होती हैं वो तो घर पर रुक जाती थी, पर अभीष्ट अभी भी अपनी माता के साथ में अपनी माता का हाथ पकड़कर ही चलता था। यह सुन करके वहां पर खड़े सारे लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पुलिस उसके बाद में सबसे पहले घर के बाहर मुकेश वर्मा की पत्नी और उनकी बगल में 2 बेटियों की लाश को रखती है और उसके बाद में एक साइड में उनका बेटा अभीष्ट होता है। यह नजारा देख करके वहां पर खड़े जितने भी सदस्य होते हैं उनके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। पुलिस मुकेश वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और जो मुकेश वर्मा के भाई होते हैं वो बारी बारी से उन चारों लाशों की मुखाग्नि देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। हम में से हर किसी के ऊपर कभी न कभी कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। समस्याओं से परेशान होकर ऐसे कदम कभी भी नहीं उठाने चाहिए। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।